नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिमाइंड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजी। हमने बीएमसी ख़त्म कर लिया था। बीएमसी में हमारा एक टॉपिक बचा था कंक्रीट, जिसको हम आगे फिर फ्यूचर हम लेक्चर्स में उनको डिटेल में करेंगे। आज हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी को हम 2 लेक्चर में कर लेंगे। आज का लेक्चर आधा पार्ट कवर कर देगा और आधा पार्ट आपका अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा कल। तो हम 2 पार्ट में हाइड्रोलॉजी को पूरा कर लेंगे, जो कि रिक्वायर्ड है। जितना चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हाइड्रोलॉजी में हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है कि वाटर का मूवमेंट जो होता है आपका वाटर बॉडी से लेके, वाटर बॉडी से आपका जाता है एटमॉस्फेयर में आपका क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह होता है। उसके बाद फिर से वो प्रेसिपिटेट होके आपका फिर से आ जाता है लैंड पे, लैंड से फिर वो चला जाता है वाटर बॉडी में। तो ये जो ये साइकिल आपका चलता रहता है। ये साइकिल आपका एनवायरनमेंट में हमेशा चलता रहता है आपका एटमॉस्फेयर में। इस साइकिल को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यानी वाटर का मूवमेंट जो हो रहा है आपका वाटर टू वेपर, वेपर से कंडेंस होकर फिर से वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में फिर से आ जा रहा है। तो इस वाले आपको साइकिल को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और इसको जो एनर्जी इम्पार्ट करता है इस साइकिल को जो चलाता है वो होता है, मेजर फोर्स है वो है आपका सन। तो सनलाइट जो आपकी है वो इसको एनर्जी देती है इस साइकिल को चलाने में। अब कंपोनेंट्स क्या हैं आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कंपोनेंट्स हैं। पहले क्या होगा, वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होगा। यानी कि एक कंपोनेंट आपका हो गया इवेपोरेशन। उसके बाद आपके जो वेपर्स होंगे, वेपर्स फिर आपका इकट्ठा होंगे किसी न्यूक्लियाई के अराउंड इकट्ठा हो गए। उसके बाद क्या होंगे, कंडेंस होने के बाद वो फिर क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे। तो प्रेसिपिटेट दूसरा आपका क्या हो गया कंपोनेंट, प्रेसिपिटेशन हो गया। और उसके बाद प्रेसिपिटेट जब हो रहा होगा तो क्या होगा, जब प्रेसिपिटेट होगा तो कुछ वाटर तो आपका ज़मीन पे गिर रहा होगा और कुछ वाटर आपके जो पेड़ पौधे हैं और आपकी जो छत है, आपकी घर की छत वगैरह है, इस पे रुक जाएगा। तो जो रुक जा रहा है आपके रूफ पे और या वेजिटेशन वगैरह जो रोक ले रहा है जितने वाटर को, वो आपका वो कहलाएगा, उस फेनोमेना को इंटरसेप्शन बोलेंगे। इंटरसेप्शन हो गया। और उसके बाद फिर जो बाकी बचा वाटर जो आपका ज़मीन पे गया, ज़मीन पे भी क्या होगा, कुछ वाटर तो आपका बह जाएगा, कुछ वाटर बह के अपना डायरेक्टली बह के आपका चला जाएगा स्ट्रीम में, आपकी स्ट्रीम या वाटर बॉडी में। और कुछ वाटर आपका ज़मीन के अंदर जाएगा, मतलब फ्लो करेगा थ्रू द सॉइल। उस वाले पार्ट को हम बोलेंगे इन्फिल्ट्रेशन बोल लेंगे। और जो पार्ट आपका बह के चला गया उसको हम बोल देंगे रन ऑफ। और कुछ पार्ट आपका जो होगा उस पार्ट का ये होगा जो उसमें जो पेड़ पौधे जो हैं, उसको पेड़ पौधे आपके क्या होंगे, अपने खुद के क्या कहते हैं, अपने खुद के नरिशमेंट के लिए, आपके खुद के यूज के लिए आपके उस वाटर को यूज करेंगे। उसको हम बोलेंगे आपका ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। फिर यूज करेंगे और फिर कुछ उनकी पत्तियों से इवेपोरेट हो जाएंगे यूज होने के बाद, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। यानी कि कंपोनेंट क्या हो गया आपका, ये पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गया। तो इसमें कंपोनेंट क्या बने, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन, इनफिल्ट्रेशन, ट्रांसपीरेशन और रन ऑफ। प्रेसिपिटेशन में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये था कि जब आपकी क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जो उसके बाद क्लाउड्स फॉर्म हुए, उसके बाद हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन में जब हो जाता है, मतलब कि जब एयर टेम्परेचर उसका घटता है, जब एयर टेम्परेचर उसकी घटता है तो आपकी जो क्लाउड्स की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। जब वही मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है तो क्या होता है, वही फिर ड्रॉपलेट बन के वो गिरने लगते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन में होता है। ये हो गया। अब एक नेक्स्ट चीज़ है आपका कैचमेंट एरिया। क्या होता है कैचमेंट एरिया, होता है कि किसी स्ट्रीम में वो एरिया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके रन ऑफ में, वो आपका बोला जाता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया होता है एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग इनटू ए स्ट्रीम। किसी स्ट्रीम में जितने एरिया का रन ऑफ आपका आ रहा है, किसी स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एरिया आपका कहलाएगा, उस स्ट्रीम के लिए उसका कैचमेंट एरिया कहलाएगा। वाटर शेड या डिवाइड क्या होता है, आपके डिफरेंट कैचमेंट्स होंगे। तो डिफरेंट कैचमेंट्स को जो एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी रिज जो आपकी डिवाइड करती है, उस सेपरेटिंग रिज को हम क्या बोलते हैं, वाटर शेड या डिवाइड बोलते हैं। वाटर शेड या डिवाइड होता है रिज सेपरेटिंग नेबरहुड कैचमेंट एरियाज। अब वो हम क्या करते हैं, इसको हमें क्या कहते हैं, स्टडी करनी है हमें डिफरेंट क्या हाइड्रोलॉजिकल फिनोमेना को। तो उसके लिए डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि वाटर बजट इक्वेशन हो गया, मास बजट इक्वेशन हो गया,
एनर्जी बजट इक्वेशन हो गया, इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। तो इसमें से एक है वाटर बजट इक्वेशन। तो वाटर बजट इक्वेशन में क्या होता है कि हम इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यदि हम जितना वाटर, इनफ्लो मतलब जितना वाटर आपका आ रहा है, आउटफ्लो मतलब जितना उससे कैचमेंट से बाहर जा रहा है, और यदि इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा दें तो बचेगा क्या, स्टोरेज बचेगा। तो वही है, अब आप चाहे मास के टर्म में कर लो चाहे वॉल्यूम के टर्म में कर लो, यानी कि जैसे ऐसे लिख लो, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन मास ऑफ वाटर स्टोरेज, या फिर वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम इनफ्लो माइनस वॉल्यूम आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेज। किसी एक कैचमेंट के लिए डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट फार्मूला होता है। एक कोई सिंपल कैचमेंट है तो उसके लिए क्या होगा, पी माइनस आर माइनस जी माइनस ई माइनस टी इक्वल टू डेल्टा एस। तो पी आपका हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, आर हो गया आपका रन ऑफ हो जाएगा, जी ग्राउंड वाटर फ्लो हो जाएगा, ई इवेपोरेशन हो जाएगा, टी और ट्रांसपिरेशन, डेल्टा एस आपका हो गया चेंज इन स्टोरेज। ये हो गया, इसको आपको बस ऐसे ध्यान रख लेना, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है। रेसिडेंस टाइम क्या होता है, रेसिडेंस टाइम आपका क्या होता है कि रेसिडेंस टाइम होता है कि आपका किसी एक फेज ऑफ साइकिल में वाटर पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है एक फेज ऑफ साइकिल को क्रॉस करने में, वो आपका कहलाता है रेसिडेंस टाइम, यानी एवरेज टाइम टेकन बाय द वाटर पार्टिकल इन क्रॉसिंग वन फेज ऑफ द साइकिल। एवरेज टाइम टेकन बाय वाटर पार्टिकल इन क्रॉसिंग वन फेज ऑफ साइकिल इज कॉल्ड रेसिडेंस टाइम। इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, टी आर इक्वल टू होता है स्टोरेज अपॉन फ्लो, मतलब स्टोरेज कितना है अपॉन उसको फ्लो से आप डिवाइड कर दो डिस्चार्ज से, एस अपॉन क्यू, वो आपका आ जाएगा रेसिडेंस टाइम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पहले कंपोनेंट पे आ जाते हैं जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में हमने पता है कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, तो हम पहले उस पर नहीं जाते हैं, हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसे कैसे हैं, किस किस फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म क्या है, पहला है रेन है जो आप जानते हैं, तो रेन ड्रॉप्स हैं। तो रेन में क्या होता है, ड्रॉपलेट साइज जो आपका इसका होता है, ड्रॉप्स का साइज जो होता है वो होता है 0.5 mm से बड़ा और 6 mm से छोटा, यानी 0.5 mm से 6 mm के बीच का होता है। ठीक है, और इसको फिर 3 पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइट रेन, मीडियम रेन और हैवी रेन, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेन। लाइट रेन होता है आपका 2.5 mm पर आवर से कम की, मीडियम रेन आपकी होती है 2.5 से 7.5 mm पर आवर, हैवी रेन आपकी होती है ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर। उसके बाद दूसरा आपका होता है स्नोफॉल में आपका स्नो गिरती हैं, वो आप उसको हम बोलते हैं स्नोफॉल, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। और आपकी होती है तीसरा आपका ड्रिजल। तो ड्रिजल क्या होता है, ड्रिजल में क्या होते हैं, फुहारे, छोटे हल्के हल्के फुहारे जो पड़ते हैं उसको हम ड्रिजल बोलते हैं। ड्रिजल में क्या होता है, आपके ड्रॉपलेट का साइज होता है लेस देन 0.5 mm, 0.5 mm से कम का साइज होता है आपका ड्रिजल में। और यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी 1 mm पर आवर से कम होती है, रेनफॉल इंटेंसिटी 1 mm पर आवर से कम होगी, और आपका ड्रॉपलेट का साइज 0.5 mm से कम होगा। उसके बाद आपका चौथा हो गया ग्लेज में क्या होता है, ग्लेज में यदि आपकी वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉप हो रही हैं और उस समय ग्राउंड आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब ग्राउंड एकदम ठंडा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो जब वाटर ड्रॉपलेट उस पर गिरेगा तो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, इंस्टेंटली फ्रीज हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लेज, यानी कि एक फ्रीजिंग आपका सरफेस बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेज। एक होता है आपका स्लीट क्या होता है, स्लीट में आपके एटमॉस्फेयर में ही टेम्परेचर कम है, यानी कि रेन ड्रॉप्स जो गिरेंगी वो फ्रोजन फॉर्म में ही गिरेंगी, यानी फ्रोजन रेन ड्रॉप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्रेन, ये होता है आपका स्लीट। इसमें आपका जो साइजेज होते हैं वो 5 mm से कम होते हैं। उसके बाद आपका हो गया हेल में होता है ओला, मतलब बड़ा ओलावृष्टि, बड़ा इसमें आपका लंप ऑफ आइस, बड़े आपके आइस के बड़े आपके लंप गिरेंगे, तो इसमें आपके जो साइज होता है 8 mm से ज़्यादा होता है। 8 mm से ज़्यादा साइज वाले को हम बोलेंगे हेल, 5 mm से कम वाले साइज को हम बोलेंगे स्लीट। ठीक है, तो आपके ये फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गए, रेन, स्नोफॉल, ड्रिजल, ग्लेज, स्लीट और हेल। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है, टाइप्स मतलब 3 टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं। 3 टाइप के मतलब किस कंडीशन की वजह से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसी को हम टाइप्स बोलते हैं। जैसे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है, तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, कोई माउंटेन है, आपकी मानसून वाली आपकी विंड आई, अब उस पर किसी उससे माउंटेन से टकरा के वो हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर उसका कम होगा, तो क्या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी और फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, चूँकि जो साइड आपका जो माउंटेन का वो साइड जहाँ से आपका विंड आ रहा था, यानी विंडवार्ड साइड, उसको विंडवार्ड साइड बोलेंगे। तो विंडवार्ड साइड में आपका क्या होगा, ज़्यादा रेन होगा, और जो माउंटेन की दूसरी साइड पड़ गया, माउंटेन की दूसरी साइड जो पड़ता है उसको हम लीवार्ड साइड बोलते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, कम वर्षा होगी, क्योंकि ज़्यादातर वर्षा कहाँ होगी, सामने वाले पार्ट में होगी, विंडवार्ड साइड में।
तो विंडवार्ड साइड में मोर रेन होता है और लीवार्ड साइड में आपका लेस रेन होता है। तो ये होता है आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का। इंडिया में ज़्यादातर रेंज होती है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन की वजह से होती हैं। दूसरा प्रेसिपिटेशन आपका कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में आपकी लोकल हीटिंग की वजह से होती है। मतलब एक तरफ से आपकी एक तरफ से आई क्या कहते हैं हॉट एयर, एक तरफ से आई कोल्ड एयर, दोनों जब मिली तो उससे क्या होगा, लोकल हीटिंग की वजह से क्या होगा, फिर वो एयर ऊपर उठेगी, फिर क्या होगा, वो एयर ठंडा होगा और ठंडा होकर फिर क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट होगा। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो क्या होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल होता है कन्वेक्टिव में। तीसरा आपका प्रेसिपिटेशन है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि साइक्लोन की वजह से होता है। साइक्लोन या एंटी साइक्लोन दो चीज़ें होती हैं। तो साइक्लोन में क्या होता है, दोनों में क्या है, प्रेशर डिफरेंस। मतलब साइक्लोन में क्या होता है कि अंदर इनसाइड में आपका लो प्रेशर होता है और आउटसाइड में आपका क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। जबकि एंटी साइक्लोन में इसका उल्टा होता है। एंटी साइक्लोन में आपका सेंटर पे आपका हाई प्रेशर होगा और आउटसाइड में आपका क्या होगा, लो प्रेशर होगा। यही अंतर होता है। बाकी एक चीज़ ये पूछता कि भाई नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में साइक्लोन के केस में क्या आपकी विंड की क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, और एंटी साइक्लोन के टाइम में विंड की क्या डायरेक्शन होगी, तो ये पूछता है। तो साइक्लोन के केस में आपका नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और साउदर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। मतलब उल्टा कर देना ना, नॉर्थ का आप याद कर लो, साउथ का उल्टा कर देना उसका। और एंटी साइक्लोन के केस में आपका विंड जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होगा इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। ये आपके हो गए साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन के। तीसरा, अब उसके बाद हमें आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो कि टॉपिक हमारा है मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब प्रेसिपिटेशन को मेजर कैसे करना है। तो मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है रेन गेज। रेन गेज को और भी क्या नाम है, रेन गेज को हम बोलते हैं प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर या हाइटोमीटर या यूडोमीटर। इतने नाम है, मतलब कई सारे नाम हैं। प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर या हाइटोमीटर या यूडोमीटर, ठीक है। ये तो आपके हो गए प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन गेजेज हो गए। यदि आपको स्नोफॉल को मेजर करना है, स्नोफॉल को डेप्थ को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है स्नो स्टेक्स। उसका नाम क्या है, स्नो स्टेक्स में नाम है। स्नोफॉल को मेजर करने के लिए स्नो स्टेक्स हैं। तो ये तो डेप्थ मेजर कर देगा आपका स्नोफॉल का। लेकिन अब इसको डेप्थ स्नो को आपको क्या बदलना होगा, वाटर इक्विवेलेंट के टर्म में बदलना होगा ना, कि वाटर इक्विवेलेंट के टर्म में डेप्थ कितने हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट के टर्म में बदलने के लिए स्नो गेजेज या स्नो ट्यूब्स यूज होते हैं। स्नो गेज या स्नो ट्यूब यूज होता है आपका वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्नो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया स्नो का। अब रेन गैजेज जो था वो इंपॉर्टेंट था। तो रेन गेजेज में अब किस टाइप के रेन गेजेज होते हैं वो हम देखते हैं। तो मेनली दो टाइप के रेन गेजेज होते हैं। एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होता है कि आपका वो क्या होता है, कोई ग्राफ पेपर पे प्लॉट वगैरह करके वो प्लॉटिंग वगैरह नहीं होती है, वो रिकॉर्ड नहीं करता डाटा। वहाँ से आप क्या करते हैं, एक टाइम में आपको एक डाटा मिल जाएगा। तो आपको उसको बार बार जाके उसको क्या कहते हैं, नोट करना होता है। वहाँ पे आपका हर दिन जैसे आपने डाटा लेना है तो आपको जाके फिर वहाँ पे उसको नोट करना होगा कितना आपकी रीडिंग आई। जबकि रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होता है कि आपका वो प्लॉटिंग करता रहता है। मतलब यदि आपका टेलीमेट्रिक टाइप का तो आपको तो डाटा वो सीधा भेजता ही रहेगा, और यदि नहीं है रिकॉर्डिंग, मतलब नहीं टेलीमेट्रिक है तो भी आपको, यदि रिकॉर्डिंग टाइप का है तो आपको एक प्लॉटिंग उसमें होती रहेगी। मतलब साइमल्टेनियस उसमें क्या होगा, प्लॉटिंग भी होती रहेगी। तो रिकॉर्डिंग टाइप का यूज ये होता है कि यदि आपका कहीं ऐसा एरिया, यदि रिमोट एरिया जहाँ पे आप रेगुलर नहीं जा सकते, या फिर हिली एरिया है जहाँ पे डिफ़िकल्टी है आपको वहाँ पे जाने में, डेली विजिट आपका फिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग टाइप का यूज कर लेते हैं, ताकि वो फिर हम एक बार जाके मतलब कुछ दिन बाद जाएँ तो हमें वो डाटा मिल जाए सारे। तो रिकॉर्डिंग टाइप में कौन कौन से रेन गेजेज हैं, रिकॉर्डिंग टाइप में रेन गेजेज जो आपके हैं वो है टिपिंग बकेट टाइप है, वेइंग बकेट टाइप है और नेचुरल साइफन टाइप है। टिपिंग बकेट, वेइंग बकेट और नेचुरल साइफन टाइप। टिपिंग बकेट में क्या होता है, आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दे देता है, डायरेक्टली इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दे देता है टिपिंग बकेट टाइप। वेइंग बकेट टाइप में क्या आपका वेट मेजर होता है, वेइंग बकेट टाइप और नेचुरल साइफन टाइप, जिसको हम फ्लोट टाइप भी बोलते हैं। नेचुरल साइफन टाइप को हम फ्लोट टाइप भी बोलते हैं। तो वेइंग बकेट टाइप और नेचुरल साइफन टाइप में आपका मास कर्व ऑफ रेनफॉल मिलता है, ठीक है। तो ये आपके दो चीज़ ये हो गई कि रिकॉर्डिंग टाइप में कौन कौन से रेन गेजेज होते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में दो रेन गेजेज हैं, एक है साइमन्स रेन गेज, साइमन्स नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, और एक है स्टैंडर्ड गेज बाय इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो साइमन्स वाला आपका जो नॉन रिकॉर्डिंग गेज है उसमें क्या है, उसमें आपका
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पूछ लेता है कि उसका जो डाया होता है वो डाया आपका 127 mm का डाया होता है, ठीक है। बाकी आपने देखा तो होगा ही। अब इसी को मॉडिफाई करके इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया है, इसी को मॉडिफाई करके आपका स्टैंडर्ड गेज बना दिया है, ठीक है सेमी टाइप का। ये दोनों क्या हैं आपके, साइमंस और स्टैंडर्ड गेज, ये आपके नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के हैं, और टिपिंग बकेट, वेइंग बकेट और नेचुरल साइफन आपके रिकॉर्डिंग टाइप के हैं। अब ऑप्टिमम कितने नंबर ऑफ रेन गेजेज हमें यूज करने चाहिए फील्ड पे, ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें फार्मूले हैं। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज निकालने के लिए फार्मूला n इक्वल टू है CB/ε का होल स्क्वायर, n इक्वल टू CB/ε का होल स्क्वायर। CB आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और एप्सिलॉन आपका होता है अलाउएबल परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ बेसिक मीन रेनफॉल। एप्सिलॉन आपका है अलाउएबल परसेंटेज एरर, और CB आपका है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यदि आपका एप्सिलॉन दिया नहीं है, आपका क्वेश्चन में नहीं दिया, तो एप्सिलॉन आपको क्या मानना है, 10% मानना है, क्योंकि स्टैंडर्ड लगभग आपका 10% होता है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका होता है सिग्मा n-1 अपॉन P बार इंटू 100, सिग्मा n-1 इंटू P बार इंटू 100, सिग्मा n-1 अपॉन P बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सिग्मा n-1 इक्वल टू हो जाएगा √P1 माइनस P बार का स्क्वायर प्लस P2 माइनस P बार का स्क्वायर प्लस Pn माइनस P बार का स्क्वायर अपॉन n-1। ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और P बार क्या है आपका मीन रेनफॉल है, इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस Pn अपॉन n। अब यहाँ से आपके आ जाएंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज जितने भी आए उसमें से आपके 10% रेन गेज कम से कम, जो टोटल रेन गेज के हैं उसके कम से कम 10% रेन गेज आपके रिकॉर्डिंग टाइप के होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप उसमें टेलीमेट्रिक टाइप के हों, चाहे फ्लोट टाइप के हों, ठीक है। तो 10% रेन गेज आपके टोटल के आपके रिकॉर्डिंग टाइप के होने चाहिए। अब IS कोड क्या बोलता है, IS कोड बोलता है कि प्लेन एरिया में कम से कम एक स्टेशन होना चाहिए 520 किलोमीटर स्क्वायर पे, 520 किलोमीटर स्क्वायर पे एक स्टेशन होना चाहिए। और हिली एरिया में कितना है, हिली एरिया विद हैवी रेन में है एक स्टेशन पर 130 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 4 टाइम है। मतलब कि हिली एरिया में आपको 4 गुना, प्लेन एरिया के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा रेन गेज रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो प्लेन एरिया में एक स्टेशन पर 520 किलोमीटर स्क्वायर, और हिली एरिया में एक स्टेशन पर 130 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपके हो गए कि कितना नंबर ऑफ रेन गेज देना था। अब कोई डाटा यदि आपका मिस हो गया, कोई डाटा मिस क्यों होगा, मिस ये होगा भाई वहाँ का रेन गेज ख़राब हो गया, यहाँ से रीडिंग नहीं ले पाए, या फिर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ पे डाटा वहाँ पे मिल नहीं पाया उसकी वजह से, या फिर लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया कि वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाए, आपका कोई एक डाटा मिस हो गया कहीं किसी पॉइंट पे, तो आप उस डाटा को कैसे, मतलब उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे। तो उसके एस्टिमेशन के लिए ये है कि आपको नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन पता होता है हर पॉइंट का। तो अब पहले ये देख लेते हैं नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है और एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल आपका होता है कि एवरेज एनुअल रेनफॉल आपका होता है एवरेज 35 ईयर का एनुअल आपका रेनफॉल डाटा का एवरेज होता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल आपका होता है 35 साल के, लास्ट 35 साल के, उससे पहले पिछले 35 साल के एनुअल रेनफॉल आपका डाटा का आपका एवरेज होता है, वो होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आपका होता है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होता है आपका एवरेज रेनफॉल होता है किसी पार्टिकुलर डेट मंथ या ईयर का, किसी प्लेस का ओवर 30 ईयर पीरियड का। ये 30 ईयर पीरियड का होता है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, 30 ईयर पीरियड का एवरेज होता है। और आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल आपका होता है 35 ईयर पीरियड का एवरेज होता है, ठीक है। तो अब उसमें एनुअल वाले में आपका एनुअल डाटा यूज हो रहा था, ना कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आपका किसी पार्टिकुलर डेट का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है और किसी ईयर का भी हो सकता है एट एनी प्लेस। और ये यूज हमेशा रिकम्प्यूट किया जाता है, रिकम्प्यूट हमेशा हर डिकेड में किया जाता है। एवरी डिकेड क्या होता है, हर 10 साल में इसको रिकम्प्यूट किया जाता है, ठीक है। तो अब यही है, यदि आपका क्या होगा कि सारे आपके जो स्टेशंस हैं, सारे स्टेशंस पे आपके क्या होंगे, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना है ये आपको पहले से नोन होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपका जो स्टेशन पे आपके डाटा मिस हुआ है, उस स्टेशन का डाटा मिस हुआ उसका नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन जो आपका है NX, वो नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन NX जो है उसके 10%, मतलब उसके 10% वेरिएशन में,
यानी 0.9 NX से 1.1 NX के बीच में बाकी सारे जो डाटा हैं, बाकी सारे जो नेबरिंग डाटा हैं वो लाई कर रहे हैं। यदि मतलब मान लो ABCD 4 हैं और आपको X वाले पे निकालना है, तो यदि ABCD के जो NA NB NC ND जो है वो आपका लाई कर रहा है 0.9 NX से लेके 1.1 NX के बीच में, यानी 10% वेरिएशन में लाई कर रहा है। लाई कर रहा है तो आपका अर्थमेटिक मीन मेथड लगेगा। यदि नहीं लाई कर रहा है उसके बीच में तो आपका लगेगा नॉर्मल रेशियो मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड में Px इक्वल टू क्या होगा, Px इक्वल टू होगा P1 + P2 + P3 + so on Pn/n। नॉर्मल रेशियो मेथड में आपका क्या होगा, नॉर्मल रेशियो मेथड में होगा Px/nx इक्वल टू 1/n ब्रैकेट में P1/n1 + P2/n2 + so on Pn/nn। ये आपका हो जाएगा नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक है, अब कहीं आपकी इनकन्सिस्टेंसी अब रिकॉर्ड होती है। ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी अब रिकॉर्ड होती है। इनकन्सिस्टेंसी मतलब क्या है, इनकन्सिस्टेंसी मतलब ये है कि यदि आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लैंड यूज चेंज हो जा रहा है, आपने पहले रेन गेज जहाँ से डाटा लिया था, अब उस डाटा के हिसाब से अब वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। पहले जैसे जिस तरह से वेजिटेशन था, जिस तरह से वहाँ पे इन्वायरमेंट था, जिस तरह से उसका लैंड यूज़ था, ये सब चीज़ें यदि आपकी चेंज हो गई हैं तो आपका क्या होगा, वो इनकन्सिस्टेंट हो गया। वो डाटा अब उस लोकेशन के लिए क्या होगा, इनकन्सिस्टेंट हो गया। तो उसको चेक करने के लिए कि डाटा इनकन्सिस्टेंट है कि नहीं, चेक करने के लिए या फिर करेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, फॉर चेकिंग एंड करेक्शन ऑफ इनकन्सिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड डबल मास कर्व टेक्निक इज यूज्ड। डबल मास कर्व टेक्निक क्या होता है, डबल मास कर्व टेक्निक में क्या करते हैं हम, एक तरफ हम क्या करते हैं एक्यूमुलेटेड एनुअल, हम एक तरफ हम यूज करते हैं वाई एक्सिस पे हम यूज करते हैं एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन एक्स। स्टेशन एक्स का हम यूज करते हैं एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल। ठीक है, और वाई हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे यूज करते हैं एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ 10 स्टेशन मीन। मतलब 10 स्टेशन का मीन लेके हम 10 स्टेशन का मीन लेके 10 स्टेशन के एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल का हम उसका मीन लेके उसको हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं स्टेशन एक्स का जो आपका एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल है उसको प्लॉट करते हैं। और जहाँ पे ब्रेक आता है उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट है, तो उसको फिर हम करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने में फिर इसके आपके जो मेथड्स हैं, मेथड में के फिर वो आपके वो क्या कहते हैं मैथमेटिकल फार्मूला लगेगा, उससे आएगा। तो लेकिन ये यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये हमें देखना नहीं। हमें ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है कि भाई इनकन्सिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड के चेकिंग और करेक्शन के लिए क्या टेक्निक यूज होती है, तो टेक्निक यूज होती है डबल मास कर्व टेक्निक। ठीक है, बस यही चीज़ पूछता है। अब वो करने के लिए वो हमें कन्वेंशनल में पढ़ना चाहिए, वो भी ES वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो। SSC JEE में भी कन्वेंशनल में नहीं पूछता वो चीज़। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे अब ये तो बता ही दिया था कि ये इनकन्सिस्टेंसी में ये डबल मास कर्व टेक्निक क्या करता है कि ये ओल्ड डाटा को हम सिमुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट इन्वायरमेंट और लैंड यूज कंडीशन के हिसाब से। ये आपका हो गया इनकन्सिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड और उसका चेकिंग और करेक्शन। उसके बाद हम चलते हैं मीन प्रेसिपिटेशन ऑफ एन एरिया। मीन प्रेसिपिटेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंट आपके डाटा हो गए, डिफरेंट रेन गेजेज पे आपके डिफरेंट डाटा हो गए। ठीक है, अब उस एरिया का हम क्या करते हैं, एक एरिया पे कई सारे मान लीजिए 10 रेन गेज स्टेशन थे, 10 डाटा आपके आ गए, तो उस एरिया का हमें एक वैल्यू बताना होगा ना कि एक वैल्यू मतलब कितना मीन, इस पे मीन रेनफॉल कितना है, एक वैल्यू बताओगे ना। ये तो नहीं बता दोगे कि भाई इस पॉइंट पे, इस पे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है, इस पॉइंट पे 15 है, इस पॉइंट पे 20 है, ऐसे तो नहीं बताओगे ना, एक बताओगे डाटा ना। तो उस डाटा को निकालने के लिए, मीन प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए भी कुछ फार्मूले हैं। तो इसके लिए 3 फार्मूले यूज होते हैं। पहला आपका है अर्थमेटिक मीन मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड है। दूसरा आपका है थीसन पॉलीगॉन मेथड, और तीसरा आपका है आइसोहेटल मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड में क्या है, अर्थमेटिक मीन मेथड में सिंपल अर्थमेटिक मीन कर देंगे, मतलब कि PM = P1 + P2 + so on Pn/n। तो इसमें क्या होता है, जो रेन गेज आपके कैचमेंट एरिया के आउटसाइड पड़ रहे हैं उसको हम अकाउंट में नहीं लेंगे, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे अर्थमेटिक मीन मेथड में। और दूसरा आपका थीसन पॉलीगॉन मेथड। थीसन पॉलीगॉन मेथड में हम क्या करते हैं, जो आपके रेन गेज आउटसाइड द कैचमेंट एरिया है, आपके कैचमेंट एरिया के जो आउटसाइड हैं रेन गेज, उसको भी हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें जो PM आता है, इसमें क्या होता है कि जो आपके हम इसमें वेटेड एवरेज लेते हैं, मतलब कि एरिया के जो आपका जितने एरिया को कवर कर रहा है एक स्टेशन, उसका हम वेटेड एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम डायरेक्टली मीन निकाल ले रहे थे अर्थमेटिक मीन मेथड में, जबकि थीसन पॉलीगॉन में हम वेटेड एवरेज लेंगे, यानी PM = होगा समेशन ऑफ PI/AI। ठीक है, जैसे कि होगा, जैसे मान लो P1A1 + P2A2 + P3A3 अपॉन A1 + A2 + A3, यदि 3 डाटा थे तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया थीसन पॉलीगॉन मेथड में।
थीसन पॉलीगॉन मेथड में हम, और थीसन पॉलीगॉन मेथड और आइसोहेटल मेथड दोनों में हम जो आउटसाइड रेन गेजेज हैं आपके कैचमेंट एरिया के, उनको भी कंसिडर कर रहे हैं। आइसोहेटल में क्या होता है, पहले हम बोलते हैं आइसोहाइट्स होते क्या हैं। आइसोहाइट्स क्या होते हैं, आइसोहाइट्स वो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो मिलाती हैं आपके पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, मतलब जहाँ पे इक्वल रेनफॉल डेप्थ है उनको मिला दो उन पॉइंट्स को, तो आपको जो एक इमेजिनरी लाइन मिल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोहाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोहाइट्स को हम बोल सकते हैं कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। तो आइसोहेटल मेथड में क्या होते हैं, कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, जो आइसोहाइट्स होते हैं डिफरेंट आइसोहाइट्स के बीच में एक एरिया बनेगा, उस एरिया के बीच में डिफरेंट आइसोहाइट्स के बीच में जो एरिया रहेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मीन रेनफॉल को मान लेंगे। मतलब पहले वाले पे मान लो P1 रेनफॉल था पहले आइसोहाइट्स पे, दूसरे आइसोहाइट पे P2 रेनफॉल था, उनके बीच में एरिया A1 है, तो हम उनके बीच में जो रेनफॉल मानेंगे वो मानेंगे P1 + P2/2 और एरिया आपका A1 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस वही क्या हो जाएगा। अब यहाँ मीन रेनफॉल मान के चल रहे हैं, तो और नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, P2 + P3/2 × A2 ऐसे होता चला जाएगा। तो आपका जो PM = आ जाएगा P1 + P2/2 × A1 + P2 + P3/2 × A2 अपॉन A1 + A2। आगे और भी आ रहा तो उसमें आगे ऐड करते जाओ। ठीक है, तो ये आपकी होगी आइसोहेटल मेथड। अब एक्यूरेसी किसकी अच्छी होगी, सबसे अच्छी एक्यूरेसी इसमें होती है आइसोहेटल मेथड की, उसके बाद होती है आपकी थीसन पॉलीगॉन मेथड की, और सबसे ख़राब आपकी जो एक्यूरेसी है वो है अर्थमेटिक मीन मेथड की। ठीक है, तो ये आपकी होगी मीन प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए। एक आपका टर्म होता है इंडेक्स ऑफ वेटनेस। इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस होता है कि आपका एक्चुअल रेनफॉल कितना हुआ किसी गिवन प्लेस में अपॉन एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है उस प्लेस का। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस का फार्मूला आपका हो गया एक्चुअल रेनफॉल इन ए गिवन ईयर एट ए गिवन प्लेस अपॉन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ दैट प्लेस इंटू 100। ठीक है, यानी एक्चुअल अपॉन एवरेज का, एक्चुअल रेनफॉल अपॉन एवरेज रेनफॉल का एवरेज जो आपका होगा वो आपका आ जाएगा इंडेक्स ऑफ वेटनेस का। ठीक है, इसी के हिसाब से हम निकालेंगे कि कोई आपका कहीं पे ड्रॉट आया है कि सूखा हुआ है, या फिर अच्छी बारिश हुई है, या फिर आपका एवरेज बारिश है, क्या है, इसके हिसाब से निकालेंगे इंडेक्स ऑफ वेटनेस के हिसाब से। तो ठीक है, कि और किस टाइप का ड्रॉट है, तो ये चीज़ हम ड्रॉट में देखेंगे आगे का चीज़। ठीक है, अब इसके बाद हम ये हमारा ख़त्म हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन की चीज़ें, प्रेसिपिटेशन की चीज़ें हमारी सारी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, मतलब वो सारा चीज़ जो प्रेसिपिटेशन से निकल रहा है। तो प्रेसिपिटेशन से क्या क्या निकलेगा, जब प्रेसिपिटेशन होता है तो आपका क्या होता है, पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है इवोपरेशन, इवोपरेशन के बाद आता है आपका ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के बाद आपका आता है इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन के बाद डिप्रेशन स्टोरेज, फिर आपका आ जाएगा इन्फिल्ट्रेशन, फिर आपका आएगा रन ऑफ। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपकी एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन से ये चीज़ें निकल रही हैं। तो पहले चीज़ हम आज पढ़ेंगे इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन आपको पता ही है कि इवोपरेशन में आपके क्या होता है, लिक्विड आपका चेंज होता है, आपका जो वाटर है वो आपका वेपर फॉर्म यानी गैसेस स्टेट में चेंज होता है एट फ्री सरफेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। आपका इवोपरेशन और बॉइलिंग में अंतर क्या है, बॉइलिंग में जो होता है आपका, बॉइलिंग में भी आपका लिक्विड आपका गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट, जबकि यहाँ पे इवोपरेशन क्या है, इवोपरेशन में आपका लिक्विड जो है वो भी गैसेस स्टेट यानी वेपर में चेंज हो रहा है, वाटर आपका वेपर में चेंज हो रहा है एट फ्री सरफेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हो रहा फेनोमेना। होता क्या है कि जब कोई सरफेस आपका वाटर है, वाटर बॉडी ले लो या कोई फ्लूइड ले लो, होता क्या है कि उसमें जब कोई टेम्परेचर या हीट उस पर अप्लाई होता तो होता ये है कि उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है उन पार्टिकल्स में, कुछ काइनेटिक एनर्जी पहले से होती है, वो पार्टिकल मोशन में होते हैं, जब उनको कुछ हीट मिलता है तो क्या होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कुछ पार्टिकल्स फिर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ पार्टिकल बाहर जाने की कोशिश करते हैं और कुछ इन्वायरमेंट के पार्टिकल अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, यदि आपका नेट मूवमेंट, यही आपका नेट मूवमेंट यानी कि नेट मूवमेंट यदि आपका बाहर जाने का है, मतलब कि ज़्यादा पार्टिकल बाहर जा रहे हैं, कम पार्टिकल अंदर आ रहे हैं, यानी कि नेट मूवमेंट आपका बाहर जाने का है तो उसको हम बोलेंगे इवोपरेशन। अब यही जब आपका नेट मूवमेंट आपका अंदर की साइड होता है, इनवर्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये होता है इवोपरेशन और कंडेंसेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका होगा इवोपरेशन। तो इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं, इवोपरेशन को फैक्टर अफेक्ट करता है, पहला आपका फैक्टर हो गया टेम्परेचर, कि टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा। दूसरा आपका होगा विंड स्पीड, विंड स्पीड क्या होगा, एक पॉइंट तक विंड स्पीड बढ़ती है तो फॉर एक पॉइंट तक आपका क्या होगा, इवोपरेशन बढ़ेगा, उसके बाद आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड हो गया, सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया में क्या है, सरफेस एरिया आपके ज़्यादा है, ज़्यादा सरफेस एरिया है
तो क्योंकि सरफेस फिनोमेना है इवेपोरेशन, तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर, विंड स्पीड और सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन से। उसके बाद आप क्या हो गए, जिनके साथ इन्वर्स रिलेशन किन के साथ है, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, सॉल्युबल सॉल्ट्स हो गए, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी इन समर सीजन और ह्यूमिडिटी, इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, यदि आपका प्रेशर ज़्यादा है तो आपका प्रेशर ज़्यादा, तो आपका वेपर प्रेशर को उस पॉइंट तक, जब वेपराइज कब होगा, जब वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तभी तो वेपराइज होता है उसके। लेकिन जब अब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा तो उसको लो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। यानी कि और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही आपका कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा। सॉल्युबल साल्ट्स में क्या होगा, सॉल्युबल साल्ट्स में क्या होगा, यदि आप सॉल्युबल साल्ट्स में ऐड कर देते हो तो 1% सॉल्युबल साल्ट आपका जो होता है, 1% सॉल्युबल साल्ट ही आपका 1% सैलिनिटी का इंक्रीमेंट जो आपका होता है वो इवेपोरेशन को डिक्रीज कर देता है बाई 1%। मतलब 1% आप सलाइन वाटर यानी कि सॉल्ट ऐड किए उसमें आपके वाटर में, तो आपका जो इवेपोरेशन होगा वो 1% घट जाएगा। ठीक है। और उसके बाद डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी क्या है, आप पहले समर सीजन को देखो, तो समर सीजन में क्या होगा, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी आपकी कम है, यानी कि सैलो है, सैलो है तो जल्दी से गर्म हो जाएगा, जल्दी से गर्म होगा तो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन उसकी ज़्यादा होगी। यानी डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी के साथ समर सीजन है तो वहाँ पे इन्वर्स रिलेशन, यानी कि सैलो में ज़्यादा इवेपोरेशन है, डीप वाले में कम इवेपोरेशन है। जबकि यही उल्टा हो जाएगा आपका विंटर सीजन में। विंटर सीजन में क्या होगा, यदि आपका वही सैलो वाटर है, सैलो वाटर होगा तो क्या होगा, सैलो वाटर होगा तो जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो इवेपोरेशन आपकी कम होगी। और जब वही आपका क्या होता है, डीप वाटर बॉडी होगी, डीप वाटर बॉडी होगी तो क्या होगा, आपका नीचे वाला जो ऊपर वाला तो ठंडा हो जाएगा, नीचे वाला अभी भी कंपैरेटिवली गर्म रहेगा, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो यानी कि विंटर में इसका उल्टा हो गया, यानी विंटर में आपकी जो क्या कहते हैं डीपर बॉडीज़ हैं, डीपर बॉडी वाटर बॉडी है, वहाँ पे इवेपोरेशन आपकी ज़्यादा हो रही है और सैलोअर वाले में इवेपोरेशन कम हो रही है। जबकि समर सीजन में क्या था, सैलो में ज़्यादा था और डीप वाले में कम था। ठीक है, ये चीज़ याद है। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी का रिलेशन हो गया। ह्यूमिडिटी क्या रिलेशन है, यदि आपके ह्यूमिडिटी, यदि आपकी पहले से आपकी एटमॉस्फेयर की एयर सैचुरेट है, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी, और यदि आपका ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपकी ज़्यादा होगी। ये हो गया आपका फैक्टर्स को कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो आपका EL होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EW माइनस EA के। EW माइनस EA क्या सिग्निफाई कर रहा है, EW माइनस EA सब, EW आपका है सैचुरेशन वेपर प्रेशर और EA है एक्चुअल वेपर प्रेशर। यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन सैचुरेशन वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर। ठीक है, एक्चुअल और सैचुरेशन और एक्चुअल वेपर प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन। अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं आपके जैसे सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हो गया। यदि आपके सॉइल से आपका इवेपोरेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सॉइल का सॉइल मॉइस्चर कंटेंट आपका उसको अफेक्ट कर रहा होगा, और सॉइल कैपिलरी इफेक्ट कर रही होगी, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इफेक्ट कर रहा होगा, कलर ऑफ सॉइल इफेक्ट कर रहा होगा। जैसे कलर आपका डार्कर सॉइल है तो आपकी डार्कर सॉइल ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करेगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल यदि ऊपर है तो ज़्यादा इवेपोरेट होगा। सॉइल कैपिलरी में ज़्यादा है तो आपका कम इवेपोरेट होगा। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट यदि आपका ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा इवेपोरेट होगा। ये सारी चीज़ें आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी होती है एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ये रेशियो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपका रेशियो होता है एक्चुअल वेपर प्रेशर और सैचुरेशन वेपर प्रेशर का। ह्यूमिडिटी को मेजर कैसे किया जाता है, ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है आपका साइक्रोमीटर या हाइड्रोमीटर से। साइक्रोमीटर या हाइड्रोमीटर से आपका ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। और अब आ जाते हैं हम इवेपोरेशन मेजरमेंट में। इवेपोरेशन मेजरमेंट किससे होता है, इवेपोरेशन मेजरमेंट आपका होता है इवेपोरीमीटर डाटा से। इवेपोरीमीटर डाटा हो जाएगा, मतलब डिफरेंट टाइप के इवेपोरीमीटर होते हैं उनसे आप कर सकते हैं, या फिर आपकी इम्पेरिकल इक्वेशंस हैं या आपके एनालिटिकल मेथड्स हैं। तो अब इसको हमें करना क्यों, इवेपोरेशन को मेजर करना है, क्या है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इवेपोरेशन को मेजर करने का इंपॉर्टेंस है आपका रिजर्वायर में और इरिगेशन सिस्टम्स की प्लानिंग में। आपकी कोई रिजर्वायर है उसमें हमें पता होना चाहिए ना कितना इवेपोरेट होगा, आपका वाटर कितना इवेपोरेट हो जाएगा, उसी हिसाब से हमें डिज़ाइन करना होगा कि ताकि हमें हम फर्दर आपका जो आपका वर्क है उसको हम फुलफ़िल कर सकें, रिक्वायरमेंट जो उसकी फुलफ़िल कर सकें कि भाई इतना तो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो इतना हमारा नेट बचेगा। तो रिजर्वायर के प्लानिंग ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन सिस्टम के प्लानिंग और
प्लानिंग और ऑपरेशन में इम्पॉर्टेंट है आपका इवोपोरेशन का मेजरमेंट। तो पहला आपका चीज़ है मेजर करने के लिए इवोपोरीमीटर का डाटा। इवोपोरीमीटर का डाटा में कौन कौन से इवोपोरीमीटर हैं आपका? एक है पहला आपका क्लास ए इवोपोरेशन पैन। क्लास ए इवोपोरेशन पैन है, इसमें क्या होता है, ये अनपेंटेड जीआई शीट, ये क्या होते हैं रेक्टेंगुलर टाइप के पैन होते हैं। उसमें क्या होता है, ये पैन आपका क्या होता है अनपेंटेड जीआई शीट का बना होता है। अनपेंटेड जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स का बना होता है और मोनल मेटल भी लगा होता है। मोनल मेटल बना होता है किस लिए? ताकि ये कोरोजन को रोक सके। मोनल मेटल आपका कोरोजन रोकता है, ठीक है। और इसका पैन कोफिशिएंट आपका होता है CP, वो होता है 0.7। दूसरा आपका इसी को आपको इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड ने यही किया है कि जो आपका स्टैंडर्ड कोई केस था, जैसे आप वहाँ पे देखो प्रॉक्टर मेथड्स जो थे, प्रॉक्टर मेथड कॉम्पैक्शन में थे, उसी को इन्होंने क्या किया था, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट करने के लिए उसी को मॉडिफाई कर दिया था। ज़्यादातर जगह क्या कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाले, उसी को जो आपके स्टैंडर्ड चीज़ें जो बाकी जगहों की हैं ब्रिटिश या अमेरिकन स्टैंडर्ड की, उसी को मॉडिफाई करके अपना बना ले रहे हैं अपने कंडीशंस के हिसाब से, जो यहाँ की कंडीशन है उसके हिसाब से नया बना ले रहे हैं। जैसे अब इन्होंने क्या किया इंडियन स्टैंडर्ड वालों ने ISI स्टैंडर्ड पैन बनाया, वो क्लास ए इवोपोरेशन पैन पे ही बेस्ड था। इन्होंने क्या किया, अब उसको कॉपर शीट का बना दिया और उसके ऊपर फिर हेक्सागोनल GI वायर का मेश बना दिया, उसके ऊपर कवर बना दिया, हेक्सागोनल GI वायर का कवर लगा दिया, और ताकि उस पर कोई चिड़िया उड़िया ना बैठे, और वो उसका GI शीट की जगह कॉपर शीट का बना दिया। और इसका जो आपका जो पैन कोफिशिएंट है, पैन कोफिशिएंट अब अच्छा हो गया, ये हो गया 0.8। पैन कोफिशिएंट CPU इसका हो गया 0.8, ठीक है। तीसरा आपका कोलोराडो संकन पेन। कोलोराडो संकन पेन आपका जो होता है ये भी अनपेंटेड GI शीट का बना होता है, इसका पैन कोफिशिएंट आपका होता है 0.78। चौथा आपका US जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन। US जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन का आपका CP होता है 0.8। CP क्या होता है? CP आपका एक रेशियो होता है जो कि लेक इवोपोरेशन अपॉन पैन इवोपोरेशन। मतलब कि जैसे आपका पैन है, तो पैन में आपका जब इवोपोरेशन, पैन में हम वाटर भरते हैं, उसका इवोपोरेशन हम मेजर करते हैं। तो पैन आपका, हमें क्या करना है, हमें तो ये चीज़ चाहिए कि पैन आपका रिप्रेजेंट करे लेक के फिनोमेना को, मतलब लेक में जिस तरह से इवोपोरेशन हो रहा है वही को आपका पैन उसको दिखाए, मतलब उसी फिनोमेना को, उसी बाउंड्री कंडीशन को दिखाए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी ये पैन जो आपकी छोटी है ना, पैन छोटी है, तो ये और आपकी जो लेक है वो बड़ी वाटर बॉडी है, तो पैन आपको एग्जैक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर पाता उस वाली वाटर बॉडी को। इसलिए पैन में लेक के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा इवोपोरेशन होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैन उसको हम लेक इवोपोरेशन को पैन इवोपोरेशन से हम क्या करते हैं, रिलेट करने के लिए हम इस CP का यूज करते हैं। CP को कैसे यूज करेंगे कि लेक इवोपोरेशन आपका होगा CP इंटू पैन इवोपोरेशन, ठीक है। तो यही देख लो कि आपका जो पैन इवोपोरेशन में ये 0.7 या 0.8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका लेक इवोपोरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इंपेरिकल इक्वेशंस पे। इंपेरिकल इक्वेशंस आपके डाल्टन लॉ पे बेस्ड हैं सारे। इसमें दो फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो है मेयर फार्मूला और रोअर फार्मूला। तो मेयर फार्मूला का आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए लिख दिया, रोअर वाला बड़ा सा कठिन फार्मूला था तो उसको नहीं लिखा है। सेम नाम याद रख लो कि मेयर और रोअर फार्मूला जो थे वो आपके तो इवोपोरेशन मेजरमेंट के इंपेरिकल इक्वेशन थे। मेयर फार्मूला में क्या फार्मूला है, EL इक्वल टू है KM EW माइनस EA 1 + U9/16। EL इक्वल टू KM EW माइनस EA 1 + U9/16। तो KM क्या है आपका, KM आपका मेयर का कोफिशिएंट है। ये लार्ज डीप वाटर है आपका तो उसके लिए 0.36, सैलो स्मॉल वाटर है उसके लिए आपका है, स्मॉल सैलो वाटर के लिए 0.50 और लार्ज डीप वाटर के लिए 0.36। U9 का, U9 आपका मंथली मीन विंड वेलोसिटी है। मंथली मीन मतलब विंड वेलोसिटी का मंथली मीन है, विंड वेलोसिटी का मंथली मीन है आपका इन km/h एट 9 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 9 मीटर ऊपर जो विंड चल रही है उसकी जो वेलोसिटी है इन km/h, उसका मंथली एवरेज है, मंथली मीन है, ये है U9 देगा, ठीक है। यदि आपका मान लो किसी और हाइट पे दे रखा है, आपको U9 पे निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो आपको ये फार्मूला यूज कर सकते हो, UH इक्वल टू C इंटू H⁴1/7। UH इक्वल टू C इंटू H⁴1/7, इसका यूज करके U9 ये निकाल लेना, बाकी आपका दिया रहेगा तो वहाँ से EL निकल आएगा, ठीक है, रेट ऑफ इवोपोरेशन। दूसरा आपका फार्मूला रोअर फार्मूला जिसका हमने लिखा नहीं क्योंकि बहुत सा कठिन था। तीसरा आपका मेथड्स आपके हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में आपके क्या है, वाटर बजट मेथड है, एनर्जी बजट मेथड है, मास ट्रांसफ़र मेथड है। वाटर बजट, एनर्जी बजट, मास ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें आपकी हैं
सिर्फ नाम याद रखना, ठीक है। अब इवोपरेशन हो रहा है तो इसको रिड्यूस करने के भी कुछ मेथड होंगे। तो रिड्यूस करने क्या मेथड है, एक तो ये हमें पता था कि भाई सरफेस एरिया ज़्यादा था तो इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करो, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दो। तो पहला आपका क्या होगा, रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया, मतलब कुछ करके आप क्या करो, रिडक्शन सरफेस एरिया का रिडक्शन करो। जैसे आपने देखा होगा कई तरह का रिजर्वेयर में वाटर बॉल्स, काले कलर के बहुत सारे वाटर बॉल डाल दिए जाते हैं। तो वाटर बॉल क्या करते हैं, उनको फिर वो मैकेनिकल कवर प्रोवाइड कराते हैं, वो उसको फिर क्या करते हैं कि डायरेक्टली आपका हीट उस पर नहीं पड़ रहा है वाटर पे, तो वो इवोपरेशन लॉस जो आपका कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक आपका क्या है, आप या तो क्या कर सकते हो, सैलिनिटी को इंक्रीज कर दो, क्योंकि ये सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो आपके क्या होगा, इवोपरेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि हर 1% सैलिनिटी इंक्रीज पे इवोपरेशन आपका 1% कम हो जाता है। चौथा चीज़ आपका है केमिकल कवर। केमिकल कवर में यूज करते हैं हम सिटाइल अल्कोहल या स्टाइरिल अल्कोहल। सिटाइल अल्कोहल आपका होता है हेक्साडेकानॉल और स्टाइरिल अल्कोहल आपका होता है ऑक्टाडेकानॉल। सिटाइल अल्कोहल आपका जो रिड्यूस कर सकता है इवोपरेशन को 60% तक, सिटाइल अल्कोहल आपका इवोपरेशन को 60% तक रिड्यूस कर देता है। अब स्टाइरिल अल्कोहल का ऑक्टाडेकानॉल होता है, इसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब कि इसका फार्मूला क्या होगा, ये होगा C18H37OH। उसी तरह आपका हेक्साडेकानॉल का क्या होगा, हेक्सा मतलब क्या होगा 6, तो हेक्साडेकानॉल का क्या हो जाएगा, हेक्साडेकानॉल का हो जाएगा C16H33OH, ये हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया सिटाइल अल्कोहल और स्टाइरिल अल्कोहल जो केमिकल कवर के रूप में यूज होता है टू रिड्यूस इवोपरेशन लॉसेस, ठीक है। अब ये तो आपके हो गए इवोपरेशन की सारी चीज़ें। अब उसके बाद इवोपरेशन के बाद अगला नेक्स्ट चीज़ आपका है ट्रांसपीरेशन का। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ये होता है कि आपके जो वाटर होती हैं, अब वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं कि आपके अपने जड़ों से पानी को ऊपर निकालते हैं, पानी को ऊपर लेते हैं और उसके बाद उसके लीव्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से उसका खाना बनता है और उस दौरान क्या होती है कि उसके स्टोमेटा से कुछ वाटर आपका इवोपरेट होता है। तो वही प्रोसेस, जो प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम बॉडी ऑफ प्लांट थ्रू लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है बाई फाइटोमीटर। ट्रांसपीरेशन मेजर किया जाता है बाई फाइटोमीटर। और उसके बाद एक अपना टर्म है वो है यूओपो ट्रांसपीरेशन। यूओपो ट्रांसपीरेशन क्या है, यूओपो ट्रांसपीरेशन आपका है यूओपरेशन और ट्रांसपीरेशन को मिला दो, यूओपरेशन और ट्रांसपीरेशन को मिला दो तो आपका बन जाएगा यूओपो ट्रांसपीरेशन, या इसको हम बोलते हैं कंजम्पटिव यूज भी, मतलब कितना आपका प्लांट को रिक्वायर्ड है, कितना प्लांट को अपना रिक्वायर्ड है उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए, वो आपका कितना वाटर रिक्वायर्ड, वो आपका क्या कहलाएगा यूओपो ट्रांसपीरेशन या कंजम्पटिव यूज, ठीक है। ये मेनली डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। तो इवोपरेशन कहाँ से होगा, इवोपरेशन आपका सराउंडिंग सॉइल से। अब इवोपो ट्रांसपीरेशन में आपके सराउंडिंग सॉइल से जो इवोपरेशन हो रहा है और जो प्लांट्स की लीफ से इवोपरेशन हो रहा है, वो दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो आपका आ जाएगा इवोपो ट्रांसपीरेशन। इसके मेजरमेंट कैसे होता है, इसका मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, मॉडल बना सकते हैं या फिर आपको इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है। तो मॉडल कैसे, मॉडल बनाने में क्या है, लेसीमीटर आपके यूज होते हैं या फिर फील्ड प्लॉट यूज होते हैं। बाय मेकिंग मॉडल में आपके हैं लेसीमीटर या फिर फील्ड प्लॉट, ठीक है। इससे आपको निकल के आएगी AET, एक्चुअल इवोपो ट्रांसपीरेशन, निकल के आएगी मॉडल्स बनाने से, यानी लेसीमीटर और फील्ड प्लॉट से। दूसरा आपके हैं इवोपो ट्रांसपीरेशन इक्वेशंस। इवोपो ट्रांसपीरेशन इक्वेशंस में आपके हैं पेनमैन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसमें ये पूछता है कि किस पे बेस्ड है। तो पेनमैन इक्वेशन आपकी बेस्ड है एनर्जी बैलेंस मेथड पे और मास ट्रांसफ़र मेथड पे। एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफ़र मेथड पे आपके जो हैं वो बेस्ड है आपका पेनमैन इक्वेशन। PET इक्वल ये देता है आपका PET, पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपीरेशन। PET आपका देगा वो क्या होगा, A इंटू HN प्लस EA इंटू HN प्लस EA इंटू गामा अपॉन A गामा, ठीक है। बस फार्मूला ऐसे ध्यान रखो, बाकी कहीं पूछता नहीं, इसके ऊपर लगा के इसको फार्मूला यूज करना, AHN प्लस EA गामा अपॉन A गामा, ठीक है। अब AET क्या होता है, एक्चुअल इवोपो ट्रांसपीरेशन ये अफेक्ट होता है बाई सॉइल एंड वेजिटेशन, मतलब सॉइल और वेजिटेशन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। जबकि पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पोटेंशियल मतलब कितना हो सकता है, मतलब कि यदि हम उसको सारी मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी पूरी है, कोई कमी नहीं है वाटर की, तो कितना आपका इवोपो ट्रांसपीरेशन आपका पॉसिबल है, वो आपका होता है पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपीरेशन। तो इसमें सिर्फ आपका क्लाइमेटिक फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं।
जबकि AET एक्चुअल वाले में क्या होता है, एक्चुअल में सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक और वेजिटेशन दोनों ही अफेक्ट करता है, ठीक है। और फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी पे आपका जो एक्चुअल और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। इसलिए एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन एट फील्ड कैपेसिटी क्या होगा, 1 होगा। जबकि PWP पे क्या होगा, PWP पे एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन 0 होगा, तो AET/PET क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, आपका प्रेसिपिटेशन पोर्शन कर लिया, प्रेसिपिटेशन कर लिया आपका, और इवेपोरेशन कर लिया, और ट्रांसपिरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन। तो हमारे लगभग आधी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारे पास बचा इनफिल्ट्रेशन बचा है, और हमें हाइड्रोग्राफ बचा है, और फ्लड बचा है। यही 3 चीज़, और एक स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, ये 3-4 चीज़ बची हैं जो कि हम कल इसको ख़त्म कर लेंगे। तो कल हमारा हाइड्रोलॉजी पूरा ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद अब आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे SSC JEE बुक में तो ज़्यादा नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन आप गुप्ता एंड गुप्ता से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप ठीक है, आप हाइड्रोलॉजी आपका कल ख़त्म हो जाएगा। कल, या फिर मोस्टली यदि आपको कल थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा तो फिर हम परसों ख़त्म कर लेंगे, यानी कि 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा आपका हाइड्रोलॉजी। और उसके बाद फिर हम कोई नया टॉपिक करेंगे, और फिर हम कंक्रीट को भी धीरे धीरे कुछ लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर में कंक्रीट भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और डिफरेंट ग्रुप्स में व्हाट्सअप वगैरह पर शेयर कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और ठीक है, आप कमेंट कीजिए कि आपको कहीं दिक्कत वगैरह आ रही हो तो आप कमेंट कीजिए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए या क्विज़ चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए सिविल रिवाइंड टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो इसके साथ हम धन्यवाद विदा लेते हैं, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आप स्वतंत्र रहें, किसी के अधीन ना हो, और हमारा देश है हमेशा स्वतंत्र रहे। जय हिंद, जय भारत।